हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बीपीएससी 67 प्री की डेट आ गई और 7 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो जो अंतिम समय है उसमें टेस्ट सीरीज मतलब जो होते हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ा जाए, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखला लाएंगे हम, जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज की श्रृंखला होगी। इसमें 9 पेपर रहेंगे। ठीक है, और 9 पेपर हैं तो 9 वीडियो बनेंगे। जाहिर सी बात है, एक वीडियो में एक पेपर हमें कवर करना होगा। और ये भी ठीक है कि 150 प्रश्न कवर करने में जो भी समय लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। फिलहाल वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको व्याख्या जो की जाएगी वो आपको समझ में आएगा। और ये भी है कि जो 9 पेपर हैं उन सभी की व्याख्या भी हम देंगे साथ में। रही बात पीडीएफ की कि पीडीएफ हमें चाहिए, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। उस लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज हम पहला टेस्ट देखेंगे, जीएस वर्ल्ड का है। कंप्लीट व्याख्या है, इसकी पूरी व्याख्या भी है। तो ज़्यादा समय ना बिताएं, हम शुरू कर लेते हैं पेपर। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसका क्या है? पहला प्रश्न है भाई कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मगध का आपको पता है, वैदिक साहित्य आपने पढ़े हैं, वैदिक काल आपने पढ़े हैं, तो हमने जो पढ़ाया है नोट्स में भी लिखवाए हैं हमने, उसमें भी बताया है कि मगध और अंग को अथर्ववेद में दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अथर्ववेद में पहली बार मगध का उल्लेख किया गया है। तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अथर्ववेद। मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना है वैदिक साहित्य में, जैसा कि ये प्रश्न में आया हुआ है पेपर में पहले भी। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है पतित। व्रात्य का मतलब पतित होता है। मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ध्यान रखना, महाभारत के अनुसार गंगा के दक्षिण में मगध तथा उत्तर में विदेह राज्य स्थित था और मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में बिहार में स्थित महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा है, तो कौन कौन से थे? अंग, वज्जी, मगध, ऐसे महाजनपद रहे हैं बिहार में। तो इसमें देखिए, अंग का भी नाम है, वज्जी का भी नाम है और मगध का भी नाम है। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद बुंदेलखंड एरिया है, बांदा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र वत्स का है, तो यूपी में पड़ेगा। लेकिन अंग, वज्जी और मगध ये बिहार में पड़ेंगे। याद रखना ये भी है कि अंग वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, वज्जी मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। तो मगध कहाँ का है? मगध भाई पटना और गया का क्षेत्र। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आपको पता है कि इनका जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए।
घोड़ा, है ना। तो महाभिनिष्क्रमण जो है इनके गृह त्याग की घटना कहलाती है। तो इसमें धर्मचक्र प्रवर्तन भी दिया गया है, आप सबको पता होगा। सारनाथ में इन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र है। चक्र क्या है? चक्र है आगे बढ़ने का प्रतीक है वो, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश। सारनाथ को एक और नाम से जानते हैं, ऋषि पत्तन के नाम से, ठीक है। महापरिनिर्वाण क्या है भाई? भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में। बोधिसत्व क्या है फिर? बोधिसत्व है जो बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का आदर्श है, जिसमें दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। समझे? चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अस्तेय का अर्थ क्या होता है? सबको पता है 5, पहले चत्वारी थे, चातुर्याम थे, फिर 5वां महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, तो इसको दिया गया पंच महाव्रत नाम दिया गया, है ना। तो पंच महाव्रत में जो कौन कौन से हैं? सत्य है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यही 5 हैं। तो अस्तेय का मतलब होता है भैया चोरी ना करना। इसमें कहीं दिया गया है चोरी ना करना? नहीं दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। अहिंसा क्या है? हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, ब्रह्मचर्य, है ना। समझ रहे? फिर अपरिग्रह का मतलब क्या था? संपत्ति अर्जित ना करना। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न क्या है? अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक लिपियां रही हैं 4। तो ग्रीक और अरामाइक जो लिपि थी वो उत्तर पश्चिमी सीमांत वाले क्षेत्र में उसको निकाल देते हैं। बाकी ब्राह्मी और खरोष्ठी जो थी, ब्राह्मी है पूर्वी भारत में और खरोष्ठी है पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, इनका प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों में तिरहुता लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसा कि इसमें एक आपका ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ब्राह्मी भी है, खरोष्ठी भी है, अरामाइक भी है, लेकिन तिरहुता नहीं। तो तिरहुता है क्या भाई? तिरहुता लिपि का प्रयोग मैथिली भाषा के लेखन में किया जाता है, नाम याद रखना, तिरहुता लिपि। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन अवस्था में समाहर्ता शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग में लाया जाता था? समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना है इसे, ठीक है। तो समाहर्ता जो है राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के लिए प्रयोग होता था। अब इसमें राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी कौन भाई? तो उसका नाम है सन्निधाता, ठीक है। सेना के संचालन के लिए जो होता था उसको बोलते थे नायक। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे मंत्री परिषद अध्यक्ष, ठीक है। जो बात समझ रहे हैं ना? चलिए अगला प्रश्न क्या है? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार भाई कब हुआ था? यह हुआ था पुरापाषाण काल में, ये हमने नोट्स में भी लिखवाए हैं। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, ठीक है। तो कृषि का आविष्कार कब हुआ? कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन हमने ये एक चीज़ लिखाए हैं कि मध्य पाषाण काल से ही पशुओं के अवशेष मिलने शुरू हो जाते। पशुओं को जो पालतू
बनाने की परंपरा रही, उसके साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, भारत पर होने वाले आक्रमण, कौन सा? हूण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? किस अभिलेख से प्राप्त होती है भाई? तो ध्यान रखना, यह भीतरी स्तंभ लेख से ये जानकारी मिलती है। किसने? मालव नरेश यशोधर्मन और एक और है, गुप्त शासक है ना वो, उसने तोरमाड़ को पराजित किया था। ह्वेनसांग और भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है हमें। बात समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखना। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? पहली बार इसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। एरण अभिलेख क्या है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, ये गुप्त काल से संबंधित है। उन्हीं का कोई महामंत्री है, उसी की पत्नी ने उसी की पत्नी जो है सती हुई थी, उसी का साक्ष्य है उसमें। प्रयाग स्तंभ क्या है? समुद्रगुप्त से युद्ध में हारे गए राज्यों का वर्णन है, उसकी विजयों का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न क्या है? पतंजलि किसके शासनकाल में पुरोहित थे? तो किसके शासनकाल में थे भाई? ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। ध्यान रखना, पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सिंधुकालीन स्थल कौन सा सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है तो है भाई, कोटदीजी है तो है भाई। सिंधु नदी के दाहिने तट पे आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा, इसका अर्थ क्या होता है? हड़प्पा का मतलब याद रखना, हरि प्लस अप्पा। अप्पा मतलब घर होता है, हरि मतलब भगवान होता है, भगवान का घर कौन सा? हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी ये तीनों सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। तो योग के तो भैया पतंजलि हैं, बात सही है। सांख्य के कपिल हैं, सही है ना? न्याय के कौन है? न्याय के जैमिनी है क्या? न्याय सूत्र की रचना, न्याय सूत्र जो कि न्याय दर्शन का आधार है। न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? गौतम ने। गौतम जी को, गौतम ऋषि को क्या बोलते हैं? अक्षपाद गौतम, अक्षपाद भी बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। तो इसमें न्याय वाला गलत है, ठीक है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा वैशेषिक कड़ाद या उलूक हैं, तो सभी सही हैं। तीसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराग्य युद्ध 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। क्या हुआ है कि परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पर, वशिष्ठ इस मंडल के लेखक हैं, नाम याद रखना, वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि वही हैं जो राजा सुदास के पुरोहित थे, और इस युद्ध में पंचजन और 5 लघु जनजातियां लड़ी थीं। तो उन 5 पंचजन और 5 लघु जनजातियां कौन कौन सी थीं? नाम याद होना चाहिए। तो पंचजन हैं अनु, द्रह्यु, पुरु, यदु, तुर्वस। यदु को क्रीव भी बोलते हैं, कहीं कहीं शब्द याद रखना, क्रीव भी नाम है। यदु ना आए तो क्रीव। तो 5 लघु जनजातियां कौन थीं? पक्त, भलानस, शिव, विषाडिन, अनल, ये 5 लघु जनजातियां थीं। पंचजन थे एक तरफ थे राजा सुदास। तो इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुआ था, याद रखना, ठीक है।
तो ये रावी नदी के तट पे हुआ है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध का वह राजा जो सिकंदर के समकालीन था, तो भाई धनानंद था, बस सही है। था तो चंद्रगुप्त मौर्य भी, लेकिन उस समय वो राजा नहीं था, याद रखना है। उसके राजा बनने से पहले ही सिकंदर जा चुका था, तो धनानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। महापद्मनंद कौन है? महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक है। नंद वंश क्या है? नंद वंश में 9 शासक हुए, इसलिए इसको नव नंद वंश भी कहा जाता है। और धनानंद कौन है? नंद वंश का अंतिम शासक है, ये सिकंदर का समकालीन है। ठीक है, यहाँ पे महापद्मनंद के कुछ उपाधियाँ रही हैं। दूसरा परशुराम की उपाधि, क्षत्रियों का नाश करने वाला उपाधि, ऐसी ऐसी उपाधियाँ रखी थी इसने, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है बताना इसमें भाई। इसमें देखिए ह्वेनसांग है, इब्न बतूता, तारानाथ, हेरोडोटस। तो इसमें देखिए ह्वेनसांग की रचना कौन सी है? सीयू की सही है, इब्न बतूता रेहला सही है, तारानाथ की कंग्योर सही है, लेकिन जो हेरोडोटस हैं इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका, जबकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो किताब है इसके लेखक की जानकारी इतिहास में नहीं है। ये बात हमें याद रखनी, इसका लेखक कोई है नहीं, जो भी है किसी ने लिखा ही होगा, लेकिन इतिहास में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है किसने लिखा है। हाँ, एक किसी ने लिखी है, बस इतना है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा गलत है, तो इसका डी सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना भैया। मौर्य प्रांत है, राजधानी है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती राष्ट्र, प्राची या पूर्वी, जिसको प्राच्य भी बोलते हैं, याद रखना। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? नहीं पता है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। कलिंग की क्या है? कलिंग से मिलाते हैं, चलो छोड़ो। कलिंग की राजधानी है तोसली, तो इसका सी का चौथा हो जाएगा। अब सी का चौथा देखिए कहाँ कहाँ है, एक में दिख रहा है ना भाई, तो इसी को हम पकड़ लेते हैं और सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। फिर कलिंग की तोसली है, फिर अवंती राष्ट्र की उज्जैनी हो जाएगी, बी का दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, नहीं बी का तीसरा है उज्जैनी। तो दक्षिणापथ क्या है? सुवर्णगिरी है, डी का पांचवा, डी का पांचवा हो गया। प्राच्य का क्या है? प्राच्य का पाटलिपुत्र है, प्राच्य प्रदेश, प्राची, पूर्वी प्रांत। ठीक है, तो उत्तरापथ का क्या हुआ? उत्तरापथ का हुआ तक्षशिला। तो भाई ये पता हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन नगर का प्रशासन कितनी समितियों में विभक्त था? देखिए ध्यान ये रखना है, समितियां तो 6 ही थी। उसमें कोई जनगणना का काम करती थी, कोई व्यापार वाला काम देख रही थी, कोई कर वसूलने का काम कर रही थी, ऐसे ऐसे थी। तो इसमें 6 समितियां ही हैं, लेकिन प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे 30 सदस्य हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? अगला प्रश्न है, तो भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को, ध्यान रखना। नागार्जुन के बारे में फाहियान ने कहा है, क्या कहा है? संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक नागार्जुन को ही कहा गया है। फाहियान ने नहीं, ह्वेनसांग ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर, 18 नंबर प्रश्न। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भैया जोड़ा भी बताना है जो सही नहीं है।
तो देखिए, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, सही है ना। शिव मंदिर भूमरा में है, बस सही है। शिव मंदिर भूमरा नागौर मध्य प्रदेश में है। पार्वती अरंगा है, मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन पार्वती अरंगा कहाँ है भैया, नचना कुठार में है, इसलिए ये गलत है, नगौदा में है। नगौदा में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन खोह में नहीं है, खोह या करमदंडा में नहीं है, ये है आपके नचना कुठार में। तो सी इसका सही उत्तर होगा, और सी ही गलत है, इसका सी सुमेलित सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। दशावतार देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था, ये सबको याद होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नाम क्या है उसका भैया? चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय, याद रखना। तो विष्णुवर्धन कौन है? चालुक्य वंश का है। बेंगी के जो चालुक्य थे वो थे विष्णुवर्धन, उसके संस्थापक रहे। हरिहर बुक्का कौन है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, 1336। दंतिदुर्ग फिर कौन है? दंतिदुर्ग है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, नाम याद रखना सबका। सुमेलित नहीं है, बताना है। 21 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए क्या है। पहला है चोल की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी तंजाउर या तंजौर है, सही है। पल्लव की कांची है, सही है। राष्ट्रकूट मान्यखेत हैं, ये भी सही है। मान्यखेट या मालखेड़, नाम याद रखना, माल ल ला से लट्टू है, मालखेड़ भी आ सकता है, तो वो भी सही होगा। लेकिन भैया विजयनगर की राजधानी बीजापुर नहीं रही है, उसकी 4 राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियाँ रही हैं, अनेगुंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा, ऐसे है, वो 4 राजधानी का क्रम है, ये याद रखना उसको। तो कुल मिला के विजयनगर वाला ऑप्शन गलत है इसमें। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे, कौन थे? नाम उनका क्या था? नाम उनका था भैया धन्वंतरी हैं आयुर्वेदाचार्य। तो चरक कौन थे? महर्षि चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य हैं। सुश्रुत कौन है? तो सुश्रुत हैं शल्य चिकित्सा के जानकार रहे हैं, जनक रहे हैं गुप्त काल में ही। जीवक कौन है? जीवक हैं भैया भगवान बुद्ध के निजी वैद्य, और यही जीवक हैं जो उज्जैन गए थे, याद कर लीजिए। किसी राजा की सेवा करने के लिए भेजे गए थे, और वो जिस राजा ने भेजा था उसने अपनी मित्रता निभाई थी जीवक को भेजकर, ठीक है। ये प्रश्न MPPCS प्री पिछले साल में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली गोसाल नाम है इनका, मक्खली पुत्र गोसाल हैं ये। गोशाला में इनका जन्म हुआ था, मक्खली के पुत्र हैं, इसलिए मक्खली पुत्र गोसाल नाम है पूरा इनका। संस्थापक हैं। आज अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण भी किया था, आपको पता होना चाहिए। अशोक के इस 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है, बात समझ रहे हैं। वासुदेव कहा किसको? वैष्णव संप्रदाय वालों, जो देवता रहे उनको वासुदेव का, इनके जो फॉलोअर थे उनको वासुदेवक कहा था। किसी ने कहा था, याद करके हमें ज़रूर बताइएगा। वासुदेव के जो फॉलोअर रहे उनको वासुदेवक कहा गया, और किसने कहा था ये आपको बताना है। विदिशा में एक स्तंभ स्थापित करवाया था उसने, याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। विदिशा में एक स्तंभ स्थापित करवाया था, बेसनगर स्तंभ लेख जिसका नाम है। उससे ये जानकारी मिलती कि ये व्यक्ति जिसने स्थापित करवाया, उसमें लिखा भी गया है कि यह वैष्णव धर्म का अनुयायी है, उसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। बेसनगर स्तंभ लेख में उसका नाम क्या है, नाम आपको बताना है।
इतना हिंट बहुत है। अगला प्रश्न क्या है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति कौन था भाई? सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध भी लड़े, हार भी गया। बदले में इसकी लड़की है हेलेना, हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई। आपको पता होगा इसने दहेज में कुछ प्रांत भी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में कुछ हाथी और घोड़े के सौगात के रूप में उसको भेंट भी दी थी, याद रखना। तो मेगसनीज कौन था? मेगसनीज इसी सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यही मेगसनीज है जिसने इंडिका नामक किताब की रचना की, और उसने उसी इंडिका में बताया है कि उस समय का जो समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित था। उस समय का जो प्रशासन था उसमें 6 समितियों के माध्यम से 30 सदस्य मिलकर प्रशासन का कार्यभार देखते थे। ठीक है, बस ध्यान में रखना है ये। इसमें सेंड्रोकोट्स कौन है? सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, दूसरा जो जस्टिन के द्वारा दिया गया है। तो निर्याकस कौन है भैया? विरियाकस, निर्याकस होगा, विरियाकस नहीं है। इस सिकंदर का जल सेनापति था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है भाई? बुद्ध चरित्र की रचना देखिए सीधा सीधा है, बुद्ध के चरित्र से संबंधित है किताब, अश्वघोष ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? वैशाली में विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्र व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये भैया सबको पता होगा, लिच्छवियों, वैशाली के लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। ये सब लोग खूब रटे हैं, तो वैशाली के लिच्छवी लोग हैं ये। कब? ईसा पूर्व 7वीं सदी के आसपास की घटना है ये, याद रखना। बाद में वज्जी महासंघ की राजधानी बनी वैशाली, ये भी ध्यान रखना है। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे लिच्छवी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? देखिए वैसे तो भारतीय इतिहास में कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्यों की सीमा, कोई उत्तरी सीमा, फिर पश्चिमी, फिर पूर्वी, फिर दक्षिणी सीमा को मजबूत करने का कोशिश किया है, करने की कोशिश इन लोगों ने की है, बहुतों ने की है ऐसी। तो इसमें जो दिया गया है, इनमें से कौन राजा है जिसने ऐसा किया था? तो इसमें देखिए भैया, बिंबिसार। बिंबिसार जो है इसने ऐसा किया है, ऐसा काम। बिंबिसार महत्वाकांक्षी शासक है। इसने कौशल देवी जो कि कौशल की राजकुमारी हैं उनसे विवाह किया। ठीक है, और इसको क्या मिला? दहेज के रूप में। बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है, ध्यान रखना। तो बिंबिसार पहले है, बिंदुसार बाद में आएगा, मौर्य में पढ़ेंगे। ठीक, तो बिंबिसार को काशी का क्षेत्र भी मिला। दूसरा विवाह इसने वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार में किया, वो भी नाम था लड़की का चेल्लना। वज्जियों से उनके संबंध मधुर हुए। तीसरा विवाह इसने पंजाब की मद्र राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की इसने, तो बिंबिसार नाम इसका। अगला प्रश्न है, किस शासक की हत्या करके बिंबिसार सत्तासीन हुआ था? बाप की हत्या करते थे लोग, पितृहंता वंश है ये। हर्यक वंश नाम है इसका, इस वंश का, जिससे संबंधित है बिंबिसार आपका। तो बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक थे, उसी की हत्या की इसने और हर्यक वंश की नींव रखी इसने। क्या नाम है? बिंबिसार। कौन से वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की, नहीं, हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना की थी। किस शासक की हत्या करके बिंबिसार सत्तासीन हुआ था? तो ये प्रश्न है ना, किस वंश के शासक की? तो बृहद्रथ वंश के शासक की हत्या की थी इसने। बृहद्रथ पढ़ रहे हैं तो बृहद्रथ का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक रहा जरासंध,
और हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदर्शक। इसकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ से परिवर्तित कर पाटलिपुत्र को बनाया? तो कहाँ से स्थानांतरित की थी? राजगृह से लेकर गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र। उदयन जैन धर्म का प्रवर्तक है, याद रखना, वो समर्थक है, सॉरी प्रवर्तक नहीं समर्थक है। राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? ये गंगा, सोन और पुनपुन जो 3 नदियाँ हैं उनके संगम पर पाटलिपुत्र बनाया। कालाशोक, फिर से कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का है, इसने अपनी राजधानी वैशाली से परिवर्तित करके फिर पाटलिपुत्र को बनाया था। कई बार राजधानी का क्रम भी पूछा गया है, तो हमें ध्यान भी रखना है ये चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगा, 150 प्रश्न कंप्लीट करेंगे तो। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के शिलालेख में मिलता है भाई। आप सबको पता है 261 ईसा पूर्व में इसने युद्ध लड़े थे। कब? सिंहासनारोहण के 8 साल के बाद, 8वें साल में ही लड़ा होगा, क्योंकि 269 में ये बैठा था गद्दी पर। तो कलिंग युद्ध से ही ये उसी के मार काट से ये व्यथित हुआ और बौद्ध धर्म को अपनाया था इसने। सबको पता है युद्ध नीति इसने त्याग दी, धम्म नीति का पालन किया और धम्म नीति के आधार पर ही इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। बाद में अशोक महान बना। इसका वर्णन जो है ये 13वें शिलालेख में करता है भाई। बात समझ रहे? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सुमेलित नहीं है, बौद्ध संगीति आयोजन दिया गया है। अब इसमें देखिए पहली बौद्ध संगीत तो सही है ना, राजगृह में हुई थी। दूसरी कब हुई, कहाँ हुई है? दूसरी बौद्ध संगीत वल्लभी में नहीं थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है वैशाली। शिवकामी अध्यक्ष रहा है, ठीक है। तो दूसरी हुई थी भैया वल्लभी नहीं, वैशाली में हुई थी। इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? दूसरी जैन संगीत का आयोजन हुआ है वल्लभी में, गुजरात में। ये सबको पता होना चाहिए। 5 लगभग 6ठी शताब्दी में हुआ था। 512 ईस्वी बताई जाती है, इसका समय बताया जाता है। अध्यक्ष थे देवर्धिगण क्षमा श्रमण। तो पहली जैन संगीत कब हुई है? पहली जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। आपको पता होना चाहिए कि दूसरी जैन संगीति में ही 12 अंग, 12 उपांग, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, इन सब का संकलन किया गया था। बात ध्यान रखना आप लोग, इसी दूसरी जैन संगीति का मैटर है। और पहली जैन संगीति में क्या हुआ था? 12 अंग 12 उपांग का संकलन हुआ था सिर्फ, बस इतना ध्यान रखना। बाद में विभाजन भी तो होता है ये श्वेतांबर और दिगंबर में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में। स्थूलभद्र के अनुयायी बनते हैं श्वेतांबर, भद्रबाहु के अनुयायी बनते हैं दिगंबर। दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले जो थे मतलब श्वेतांबर लोग, इनमें कुछ चीज़ें हैं कि कहीं कोई ये लोग महावीर स्वामी को विवाहित भी मानते हैं, मल्लसेन को ये लोग स्त्री मानते हैं। वहीं पे जो आपके भद्रबाहु के अनुयायी हैं दिगंबर लोग, वो महावीर स्वामी को विवाहित नहीं मानते हैं, मल्लसेन को वो पुरुष मानते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। और दिगंबर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। थोड़े से पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तो इसके जो अध्यक्ष थे देवर्धिगण क्षमा श्रमण नाम है इनका। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी में एक मठ उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया, तो किसने करवाया था ये? तो ये किसने करवाया भाई? ये करवाए थे देवपाल, ठीक है, देवपाल ने करवाया था। इसका निर्माण
उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया होगा, देवपाल कैसे करवाएंगे। उदंतपुरी में एक मठ या उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल करवाए थे, ठीक है, गोपाल है भैया, ध्यान रखना। गोपाल जो कि पाल वंश के संस्थापक हैं, 750 से लेकर 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। तो धर्मपाल कौन है भाई? धर्मपाल भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया और नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव का राजस्व दान में दिया, वो नाम है उसका धर्मपाल। तो देवपाल कौन है? देवपाल ने प्रसिद्ध विद्वान थे वीरदेव को नालंदा विहार का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। नालंदा महाविहार भी है जो कि कुमारगुप्त से संबंधित है, उसकी स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त जो है गुप्त वंशी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुप्त शासन के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता? कौन होगा भाई? इस समुद्रगुप्त इससे संबंधित है, ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। एक सिक्के से ऐसा पता चलता है, वीणा वादन वाला इसने एक सिक्का ढाला था ना, वीणा वादन, वीणा बजाते हुए उस पर दिखाया, अंकित किया गया है, तो इसलिए ऐसा लगता है। तो समुद्रगुप्त का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाट वंश का संस्थापक, कर्नाट वंश का शासक कौन था? सबसे पहले तुमको ये ध्यान रखना भाई, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो कर्नाट वंश का संस्थापक है नान्य देव। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? सिमरावगढ़, बिहार स्पेशल के रूप में याद रखिए। नरसिंह देव फिर कौन है? तो नरसिंह देव ही है इसका उत्तर। नहीं, नरसिंह देव नहीं, हरि सिंह देव होना चाहिए, हरि सिंह देव है इसका उत्तर, ठीक है। तो नरसिंह देव कौन है? नरसिंह देव तुर्क शासक बख्तियार खिलजी को बिहार अभियान के समय नजरान पेश किया था। फिर हरि सिंह देव कौन है? हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाटक वंश के शासक थे, जो इस अभियान से भयभीत होकर कहाँ भाग गए? नेपाल भाग लिए थे, ठीक है। बालपुत्र देव भी हैं इसमें एक ऑप्शन के रूप में। बालपुत्र देव कौन भाई? बालपुत्र देव जो कि जावा इंडोनेशिया के शासक रहे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कब, ये जो देवपाल है ना, इनके समय की बात है, छात्रावास का निर्माण करवाया था। किसने? बालपुत्र देव ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। अबुल फजल अकबरनामा लिखे हैं, बात सही है। मोहम्मद कासिम आलमगीर नामा, करीम अली नाम है अफसाने जहां, ये सही है क्या? तो अफसाने जहां के बारे में बताएं तो इसकी रचना की थी शेख कबीर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। करीम अली ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है मुजफ्फरनामा। करीम अली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सुमेलित नहीं है, यही बताना है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, बुद्धसेन बोधगया अभिलेख, बात सही है। फिरोज शाह तुगलक पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख क्या है? यहाँ पे देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक है इनसे संबंधित राजगीर जैन अभिलेख है। पंचोब जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो संग्राम गुप्त से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। संग्राम गुप्त पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख से संबंधित है, और फिरोज शाह तुगलक किससे संबंधित है भैया? ये संबंधित है राजगीर जैन अभिलेख से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, शेरशाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खां के पुत्र थे, बात सही है वो तो। शेरशाह सूरी ने पट्टा कबूलियत की पद्धति शुरू की, बात सही है। इनकी अपने बाप से बनती नहीं थी शेरशाह सूरी की, ध्यान रखना। शेरशाह ने संचार के प्रभावी क्रियान्वयन के हेतु सराय और डाक चौकियां बनवाई, बात सही है।
सासाराम स्थित अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण कार्य शेर शाह ने पूर्ण करवाया, ये गलत है। इसने प्रारंभ किया था इसको, लेकिन इस्लाम शाह ने इसको पूरा करवाया। ठीक है, तो इस्लाम शाह पूरा करवाया है सासाराम में। ठीक है, तो ये भैया शेरशाह सूरी प्रारंभ तो करवा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा कब घोषित किया? तो ये कब घोषित हुआ भाई? ये हुआ है 1580 में। मुगल साम्राज्य का सूबा प्रांत बना बिहार 1580 में। 1526 में क्या है? पानीपत का पहला युद्ध हुआ है, बाबर लड़ा है, इब्राहिम लोदी लड़ा है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, मुगल वंश की नींव रखी जाती है। 1574 क्या भाई? 1574 में अकबर पटना पहुंचा, हाजीपुर दुर्ग पर चढ़ाई की और उस पर अधिकार भी कर लिया। 1575 क्या है? 1575 में अकबर ने मिथिला के शासक को पराजित किया। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार कौन था? तो पहला मुगल राजकुमार था शहजादा परवेज, नाम है इसका। 1621 में मुगल सम्राट कौन है? उस समय जहांगीर है। जहांगीर कस ने ही शहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जो कि बिहार का पहला मुगल राजकुमार सूबेदार था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं भाई, किस शासक द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को प्राप्त हुआ है तो सबको पता होगा, बक्सर का युद्ध हुआ है, शाह आलम, और कौन? शुजाउद्दौला, और कौन? मीर कासिम। तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था अंग्रेजों ने। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1565 में, 2 है ना। तो शाह आलम द्वितीय के से प्राप्त हुआ था ये। 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि हुई है ना। रॉबर्ट क्लाइव संधि में था, युद्ध में नहीं था, संधि में था, लेकिन वो ध्यान रखना इसका। शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को। 65 में बंगाल, बिहार को क्लाइव द्वारा द्वैध शासन के अंतर्गत लाया गया है। तो ये भैया क्या नाम है इनका? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। नहीं, ये नहीं वाला, ये वाला है ना, शाह आलम द्वितीय है तो ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए 41 हो गया। 42 नंबर देखें भाई, अंग्रेजों द्वारा पटना में फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? अंग्रेजों द्वारा पटना में फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो भैया ये हुई है 1620 में। ठीक है, ध्यान रखना, 1620 में हुई है इसकी स्थापना। 1620 में पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। प्रारंभ में अंग्रेजों की रुचि सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति पर थी, लेकिन बाद में अंग्रेज नील की खेती की ओर भी आकर्षित हुए। बाद में नील विद्रोह भी होता है। 1632 में डचों द्वारा पटना में डच फैक्ट्री स्थापित हुई। तो 1632 में डचों ने की थी और 1620 में अंग्रेजों ने की थी। अगला प्रश्न चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों द्वारा पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? ये है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, नाम है इनका, नाम याद रखना है। 1781 के बाद अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन अपने हाथ में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना का पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तो ट्रेवेनियर कौन है? ट्रेवेनियर भैया फ्रांसीसी व्यक्ति है और फ्रांसीसी यात्री है, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री है। जॉन मार्शल और पीटर मुंडी भी हैं। तो जॉन मार्शल, पीटर मुंडी कौन है? ये दोनों अंग्रेज व्यापारी थे। 1630 से 34 तक बिहार में रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के सम्राट नादिर शाह के आक्रमण समय दिल्ली का शासक कौन था? जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, उस समय शासक कौन था भाई? दिल्ली का शासक है रंगीला बादशाह है, अंतिम शासक है जो मयूर सिंहासन पर आसीन हुआ है। रंगीला बोला जाता है उसको। कहा जाता था कि वो कभी कभी साड़ी वाड़ी पहन के भी चलते दरबार में भाग आता था।
साड़ी पहन के, घुंघरू पहन के, वो सजावट का सामान लगा हुआ के भागा था वो, हिजड़ों के साथ रहता था वो, ऐसे व्यक्ति था वो। तो रंगीले बादशाह हमारे कौन? मोहम्मद शाह रंगीला नाम है उनका। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता, नाम याद रखना, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखना। इन्होंने तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गई थी, ठीक है। तो ये भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो याद रखना बहादुर शाह सेकंड जफर भी हैं, जहांदार शाह भी हैं, लंपट मूर्ख व्यक्ति है, लंपट मूर्ख है ये जहांदार शाह। तो घृणितकायर कौन है? फर्रुखसियर, नाम याद रखना, फर्रुखसियर को घृणितकायर कहा जाता है और जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया है भाई? तो शुरुआत जो होती है अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, उसके बाद ही आता है एक नई उम्र का है, नाम क्या है उसका? सिराजुद्दौला, है ना। प्लासी का युद्ध लड़ता है, हार जाता है और मार भी दिया जाता है, मीर जाफर के लड़के के द्वारा मारा जाता है वो, है ना। परिवार के लोग ही उसके साथ धोखा कर दिए थे, नहीं तो मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इतिहास में प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र है, वो युद्ध नहीं है, ऐसा इतिहास बताता, हम नहीं बता रहे हैं, बस समझ रहे हैं ना। जिसके घसीटी बेगम जैसी मौसी थी तो उसको एक न एक दिन मरना ही था, है ना। लेकिन जिसके मीर मादान जैसे सेनापति जिसके पास थे, उसको एक न एक दिन अंग्रेज़ों का सामना करना ही था। उन्हीं के दम पे किया उसने, उन्हीं के दम पे वो बच के भागा था मैदान से, युद्ध मैदान से, और बच भी जाता अगर मीर जाफर का लड़का पकड़ कर मारता नहीं तो, है ना। एक बैंकर था, उसने भी धोखा दिया। चलिए फिलहाल तो किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता? भाई प्रश्न पे आते हैं, इतिहास में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलीवर्दी खां, ध्यान रखना। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, सरफराज खां को मार दिया जाता है अलीवर्दी खां के द्वारा और बंगाल का नवाब बनते हैं अलीवर्दी खां। अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना इसने बंद कर दिया। किसने? अलीवर्दी खां ने। मुगल सम्राट को 2 करोड़ देकर अपना पद क्या किया? इसने स्थायी कर लिया। अब वो नाम मात्र के लिए मुगलों के अधीन रहा। इसके ही शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लग गया। इसके पश्चात इसका दामाद होता है, नाम है सिराजुद्दौला, नई उम्र का लड़का था भाई, है ना। इतिहास पढ़ने में मज़ा बहुत आता है। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में स्थित अफगान शैली में निर्मित मकबरा है एक, उसका नाम क्या है? देखिए, बिहार में स्थित अफगान शैली में निर्मित मकबरा हैं। हसन खां का मकबरा है, मलिक इब्राहिम का मकबरा है, शेर शाह का मकबरा है, इस्लाम शाह का मकबरा है। तो देखो भैया, अफगान शैली में जो बना मकबरा है, हसन खां का भी मकबरा है, शेर शाह का भी मकबरा है, इस्लाम शाह का भी मकबरा है। लेकिन मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है ना, वो तुगलक शैली में बना हुआ है।
बात समझ के रखना। तुगलक शैली में बना हुआ, बिहार शरीफ में स्थित है, इस जिसकी प्रेरणा गयासुद्दीन के मकबरे से ली गई थी। ध्यान रखना इस बात को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ना भाई। ये वाला नहीं है, कौन सा था? ये वाला 46 नंबर है ना, उल्टा पुल्टा निशान मार रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर था। अब से प्रश्न नंबर भी पढ़ लेंगे। 47 अब देखेंगे। पटना कॉलेज तथा पटना कलेक्ट्रेट के भवन पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो किस शैली का प्रभाव पड़ा भाई? ये है हॉलैंड की शैली का। ठीक है, पटना कॉलेज पटना कलेक्ट्रेट का पर हॉलैंड की शैली का प्रभाव पड़ा है। पटना सिटी पर में स्थित जो पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च है, उस पर गोथिक शैली है। याद रखना, पटना सिटी में जो पादरी की हवेली है और बांकीपुर चर्च है, इस पर गोथिक शैली का प्रभाव है। लेकिन पटना उच्च न्यायालय, मुख्य सचिवालय, राजभवन की इमारत पर यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली का प्रभाव पड़ा है। फिर पटना संग्रहालय भी है, सुल्तान पैलेस भी है, इस पे इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न चलते हैं 48 नंबर 48। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। तो 3 वर्ग थे, वो कौन कौन से थे? देखो 3 वर्ग थे। खुद काश्त था, मुजारियन था और पाही काश्त। बात समझ रहे हैं ना? तो जब तीनों हैं भैया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ना। अब देखिए खुद काश्त क्या है। ये किसान वो होते थे, खुद काश्त, खुद मतलब खुद अपना स्वयं का। तो वही उसी गांव में, जिस गांव में वो रह रहा था, वह गांव का कि भूमि पर वो निवास करता था, जहाँ का वो निवासी था, वो एक हो गया खुद काश्त। पाही काश्त होता था। पाही आजकल आप सुनते होंगे, पाही के चाचा आए हैं, पाही के दादा आए हैं, पाही के भैया आए हैं। तो पाही है क्या? कोई दूसरी जगह है, वो उस गांव से नहीं, वो दूसरे कहीं गांव में, दूसरे गांव में रहते हैं वो लोग। तो पाही वाले भैया आए हैं, है ना। तो पाही काश्त है, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। फिर मुजारियन क्या है? मुजारियन वो व्यक्ति होते थे जो खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। बात समझ रहे हैं ना? एक शब्द और है गल्ला बख्शी, क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो गल्ला बख्शी याद रखना, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाता था और यह मुगल कालीन लगान वसूल करने की एक व्यवस्था होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो भैया सबको पता होगा, फारसी थी, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में 4 बाग बनाने की परंपरा शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो 4 बाग ये अकबर के समय में हुई है क्या? 4 बाग क्या भाई? 4 समान हिस्सों में बटा होता था, इसलिए उसको 4 बाग बोलते थे। और एक चीज़ और याद रखना कि मुगल काल में जो बाग अक्सर 4 दीवार से घिरे होते थे, वह कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में उनको विभाजित करके आयताकार अहाते में वो स्थित कर दिए जाते थे। यह अकबर के समय में हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? कितना लंबा हो गया? 53 मिनट का हो गया बेटी। 1 घंटे का कर देते हैं, जितना आ जाए। ठीक है, अगला चलते हैं। पहाड़िया विद्रोह 1779 का नेतृत्व किसने किया था? पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? इसका नेतृत्व किए थे तिलका मांझी नाम है इनका। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। बिहार के भागलपुर में हुआ था। तिलका मांझी ने भागलपुर के पहले कलेक्टर जो अगस्टस क्लेबलैंड थे, इनको 1784 में तीर धनुष से जख्मी कर दिया और जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी मतलब उस पहले कलेक्टर की मौत हो गई थी, उसी से जख्मी होकर 1784 में। तो तिलका मांझी नेतृत्व संभाले थे। अब 52 नंबर प्रश्न है। पटना गया को प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग जिलों में कब संगठित किया गया था? तो कब किया गया था भाई? ये किया गया था
1865 में। पटना गया को 1865 में अलग जिलों में संगठित किया गया। 1866 में क्या हुआ, सारण जिले से चंपारण का जिले का निर्माण हुआ। 1869 में क्या हुआ, पटना जिले के कुछ क्षेत्र को तिरहुत में मिलाया गया। तो 1875 में क्या हुआ, 1875 में हुआ है तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न भी देख लें। 55 प्रश्न करेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे भाई, बहुत लंबा वीडियो बनेगा फिर। निम्नलिखित में से किसने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो इनका नाम क्या है, नाम है भैया अमर सिंह। अमर सिंह कौन है, कुंवर सिंह के भाई साहब हैं। 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी है। पता इसलिए नहीं है कि आपका जन्म हुआ था, पता इसलिए होगा क्योंकि आपने पढ़ा है। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की। अमर सिंह के भाई हैं हरकिशन सिंह, इन्होंने इस सरकार का प्रमुख की भूमिका निभाई। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये सबको पता होना चाहिए। कौन सा अधिवेशन है, 27वां? 1912 में हुआ ना भाई, बांकीपुर अधिवेशन 27वां अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता की थी R.N. मधोलकर जी ने। ठीक है, फिर गया में भी एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, C.R. दास उसके अध्यक्ष रहे हैं। बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को किसकी अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? किसकी? तो इनका नाम क्या है, जनकधारी प्रसाद, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट तो है नहीं, ठीक है, तो कौन होंगे? और ऑप्शन है ना मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र सिंह। तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक। बांकीपुर में 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल की स्थापना हुई है। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद की अध्यक्षता में। ये तो हुआ बांकीपुर में। जो जनकधारी प्रसाद हैं, इनकी अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर में, बिहार में ही होम रूल की स्थापना हुई। होम रूल की स्थापना अगर देखी जाए तो 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई। बीजी तिलक के द्वारा भी होम रूल की स्थापना की गई थी 1916 में, लेकिन वो पूना में की गई थी। याद रखना एक बात और, स्थापना की बात जब होगी तो बीजी तिलक की का होम रूल लीग जो है पहले स्थापित हुआ था, बाद में उनके बाद हुआ सितंबर के महीना में एनी बेसेंट का। लेकिन ये भी सही है कि सबसे पहले काम करना शुरू किया था एनी बेसेंट के होम रूल लीग ने। एक चीज़ ये भी याद रखना, फैक्ट है कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था ना, वो बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था। तिलक के होम रूल लीग से बहुत बड़ा क्षेत्र था उसका, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था वो, ये भी ध्यान रखना है। तो भैया 55 प्रश्न आज कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और वीडियो लंबा बन जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। 2-3 वीडियो जितना बन पाए 3 वीडियो बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है। 9 पेपर है ना, 9 तारीख 27, 1 महीना में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कर देंगे। मैथ वाला पोर्शन नहीं छुएंगे हम, कम से कम 20 से 25 प्रश्न निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल 55 प्रश्न आज कंप्लीट हुए। आज पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया। कल से इतने ही समय में 60 से 70 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो भैया यहीं समाप्त करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनसे बोलिए वो भी देखें। इसका PDF फिर से बता देते हैं, चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको PDF सारी की सारी अवेलेबल रहेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।